महास्थबिर जातक अध्याय 39। दोपहर की ढलती हुई बेदम रोशनी कॉर्नवालिस स्ट्रीट के उस नए घर की प्लास्टर झड़ी सीलन भरी दीवारों पर आकर ठिठक गई है। खिड़की की जंग लगी सलाखों से आती रोशनी में धूल के कण एक मायावी लय में नाच रहे हैं। एक पुराने टंग से निकलती नैफ्थलीन की तीखी महक और नए चूने की वो उमस भरी गंध मिलकर पूरे कमरे में एक अजीब सी घुटन पैदा कर रही हैं। बाहर सड़क पर घोड़ा गाड़ियों के खुरों की आवाज और ट्राम की घड़घड़ाहट मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रही हैं जो हमारी उन पुरानी शांत गलियों से बहुत अलग और पराया है। उस पुरानी पुश्तैनी जगह को छोड़ना हमारे लिए सिर्फ मोहल्ला बदलना नहीं था, बल्कि एक जीवन से दूसरे जीवन का निर्वासन था। कॉर्नवालिस स्ट्रीट के इस बड़े घर में जब गृहस्थी जमनी शुरू हुई तो मेरे और अस्थिरा दोनों के मन के एक कोने में एक उदास शून्यता हाहाकार कर रही थी। वो पागल सन्यासी का सूना आंगन, उनका वो झोला और रहस्यमयी धुएं के गुबार सब जैसे एक पल में अतीत के गर्भ में विलीन हो गए। सन्यासी महाशय के घर के मुख्य द्वार पर अब मकान किराए के लिए खाली है का विज्ञापन झूल रहा है। वो विज्ञापन जैसे हमारे उस निष्पाप बचपन पर मौत का वारंट था। रात को जब बत्ती बुझाकर सोता हूं तो अब छत के दरवाजे पर उन 5 परिचित दस्तकों को सुनने के लिए कान नहीं लगाने पड़ते। चांदनी रातों में अब बस गोश्त दीदी की याद आती है। वे शायद अब शैलो, उस खोई हुई बच्ची के मामासी के उस अंधेरे कमरे में बैठी हमारे बारे में ही सोच रही होंगी। माँ के कड़े अनुशासन और पिताजी के गंभीर उपदेशों की भीड़ में हम दोनों भाई जैसे एक गहरे रहस्य के साक्षी बनकर रह गए। लत्तू के साथ उस गंधर्व विवाह की पवित्र माला बदली और पागल सन्यासी का महाप्रयाण महज 24 घंटों के फासले में अनुभवों की जिस लहर ने हमें बहाया था, उसका प्रभाव हमारे किशोर मन में अब भी अंतर्लीन था। गोश्त दीदी को शैलो के घर व्यवस्थित करके जब हम अपने नए ठिकाने पर लौटे तो शैलो की उन मायावी आंखों की चमक और उसकी माँ मासी की मीठी बातों ने हमारे मन को थोड़ा शांत तो किया, पर गोश्त दीदी के उस एकाकी भविष्य को सोचकर हमारा कलेजा फटा जा रहा था। किस्मत का क्रूर मजाक तो देखिए, जिस घर में सन्यासी महाशय की माया बसी थी, जिसकी हर गली हमारी उंगलियों की पोरों पर थी, वही घर आज हमारे लिए एक पराया प्रदेश, निर्वासन बन गया। मकान मालिक को टीबी यानी यक्ष्मा होने के उस नोटिस ने हमें एक तरह से जड़ों से उखाड़ फेंका, लेकिन ये श्राप एक तरह से वरदान भी साबित हुआ कि पुराने मोहल्ले के करीब होने की वजह से हमारा मन फिर से थोड़ा जीवित महसूस करने लगा। नए घर में आकर हमने बड़े कमरों में अपनी महफिलें सजानी तो शुरू की, लेकिन सन्यासी महाशय की वो 73 साल की प्रज्ञा और लतू की उस त्रयोदशी की रात के शपथ, वे हमारे नए जीवन के हर पल में धूप की सुगंध की तरह घुली रहीं। शैलो की माँ मासी की उस टूटे हुए एक मंजिला घर में घोष दीदी कैसे दिन काट रही होंगी, और हमारी इस नई संपन्नता की ओट में हम उनके उस कष्ट का कितना हिस्सा बांट पाएंगे, यही हमारे आने वाले दिनों की एकमात्र चिंता बन गई। बीटन गार्डन की वे ढलती हुई दोपहरें आज भी आंखों के सामने किसी जीवंत चित्र की तरह तैर जाती हैं। आसमान पर तब सिंदूरी बादलों की अल्पना सजी होती थी और हवा के सीने में एक अजीब सी आग्नेय यानी धमाकेदार उत्तेजना घुली रहती थी। मैदान के एक कोने में लकड़ी के एक तख्त पर खड़े होकर हाथ पांव हिलाते हुए चीख रहे होते थे एक लंबे तड़ंगे पंजाबी सज्जन टहलराम। उनकी उस भारी और बुलंद आवाज में लॉर्ड कर्जन को दी जाने वाली अंग्रेजी की वे विचित्र गालियां सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। चारों ओर भुनी हुई मूंगफली और झालमुड़ी की महक होती और उसी के बीच जैसे एक नए भारत का जन्म हो रहा था। टहलराम जब अपना वह चिरपरिचित गीत गॉड सेव आवर एंशिएंट इंड छेड़ते थे, तब हम किशोर एक अजीब से नशे में डूबे रहते थे। उस गीत को गाते हुए जब हम जुलूस की शक्ल में शंकर घोष लेन वाले घर की ओर लौटते तो लगता था जैसे हमारे उन नन्हे सीनों के भीतर पूरे देश का बोझ और उसकी गरिमा समा गई है। पढ़ाई से विच्छेद तो बहुत पहले ही हो चुका था, अब उस पर देशोद्धार के नाम पर पक्की मोहर लग गई। ठीक उसी समय सुदूर पूर्व में एक तांबे जैसी रंगत वाली छोटी जाति यानी जापान ने रूस जैसे विशालकाय दैत्य को नाको चने चबवा दिए। जापान की वो जीत हमारे लिए एक अलौकिक प्रेरणा थी। हम सोचते थे अगर जापान कर सकता है तो हम क्यों नहीं। थिएटर से लेकर जादू के शो तक हर जगह जापान का गुणगान और चंदा इकट्ठा करने का दौर चल पड़ा। हम भी उस हुड़दंग में जी जान से शामिल हो गए और उसके बाद आई वो प्रलयंकारी स्वदेशी की लहर। उस सैलाब में हमने खुद को जैसे पूरी तरह झोंक दिया। धनुष तोड़ प्रण लिया गया, चाहे कुछ भी हो जाए अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, यहां तक कि अगर हाईकोर्ट का जज बनने का प्रस्ताव भी आए तब भी नहीं। वो प्रतिज्ञा आज भी अटूट है।
हालांकि उसका कारण मेरे देशभक्ति से कहीं ज्यादा शायद अंग्रेज सरकार की लापरवाही रही। उन्होंने कभी मुझे जज बनने का मौका ही नहीं दिया। इन सब उथल पुथल के बीच गोश्त दीदी ने खुद को एक अद्भुत शांति के साथ व्यवस्थित कर लिया था। शैलो के उस पुराने घर में वे सबकी श्रद्धेय बामुन दीदी बन गई थीं। अपने उन गहनों और जमा की हुई पूंजी के सहारे उनका जीवन ठीक ठाक कट रहा था। हम रोज कम से कम 5 मिनट के लिए ही सही उनके पास चक्कर जरूर लगाते थे। उनकी वो अगाध ममता और घरेलू माहौल हमारे तूफानी जीवन का इकलौता शांत द्वीप था। मगर इंसान का मन बड़ा विचित्र होता है। हम जब भी कोई महान संकल्प या अभिलाषा मन में संजोते हैं, प्रकृति जैसे कमर कसकर उसका विरोध करना शुरू कर देती है। शरीर के भीतर जैसे ही बीमारी के कीटाणु प्रवेश करते हैं, पूरा देह उनसे लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। जीवन की प्रतिज्ञाओं के साथ भी वैसा ही है। मैंने अपने जीवन में बार बार देखा है, हम जिस सफलता की ओर हाथ बढ़ाते हैं, नियति ठीक उसी रास्ते पर प्रतिरोध के ढेरों कांटे बिछा देती है। संकल्प जितना दृढ़ होता है, प्रतिकूलता का सैलाब भी उतना ही उग्र हो जाता है। यही शायद विधाता की एक विचित्र परीक्षा है, ये जांचने की कि हमारी निष्ठा में वास्तव में कितनी गहराई है। कार्तिक का अंत है और हवा की उस हल्की सहरन में अग्रहायण की आहट सुनाई दे रही है। तीसरी मंजिल के उस कोने वाले कमरे में दोपहर की वो फीकी रोशनी किसी मरणासन्न दिए की तरह दम तोड़ रही है। खिड़की की जंग लगी सलाखों से छनकर आती परछाइयों ने फर्श की धूल पर एक अजीब सा जाल बुन दिया है। एक कोने में रखे लट्टू के सिलाई के पुराने बक्से और किताबों के ढेर पर अंधेरे ने एक रहस्यमयी परत बिछा दी है। नीचे चंडी मंडप से आती शंख की आवाज और उत्सव का वो शोर तीसरी मंजिल के इस सन्नाटे का जैसे मजाक उड़ा रहा है। कमरे में एक अजीब सी घुटन भरी गंध है। पुरानी लकड़ी और रजनीगंधा के मुरझाए हुए फूलों की महक मिलकर इस कमरे को किसी शमशानपुरी की तरह शांत और पवित्र बना रही है। कमरे की उस तेज बिजली की रोशनी में लतू का चेहरा जब साफ दिखाई दिया तो मुझे लगा जैसे मैं किसी अजनबी को देख रहा हूं। वो चंचल लतू जिसकी हंसी से कभी मेरा पूरा आसमान भर जाता था, आज एक पत्थर की मूरत की तरह निश्चल थी। नौकरानी झी के बाहर जाते ही कमरे का सन्नाटा जैसे कई गुना और बढ़ गया। मेरे हाथ पर टिकी लतू की वो छोटी सी मुट्ठी रुक रुक कर कांप रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ठिठुरा हुआ पक्षी अपना आखिरी आश्रय खोने के डर से सिमट जाता है। उसकी उस गर्म सांसों के स्पर्श से मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए, जबकि मेरे भीतर का हिस्सा तब एक बर्फीली शून्यता में जमकर पत्थर हो चुका था। लतू ने अचानक अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी उस लंबी आह की आवाज में मैं एक विशाल टूट फूट का खेल महसूस कर पा रहा था। उसने बेहद धीमे स्वर में बस इतना कहा, स्थविर, क्या उस चंद्रमा ने तब उस दिन झूठी गवाही दी थी? उसके गले की वो करुण पुकार मेरे सीने की पसलियों को जैसे मरोड़ रही थी। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मेरे उस 13-14 साल के किशोर मन में तब केवल एक गहरा काला गड्ढा था। न विरोध करने की शक्ति थी, न ही आशा की कोई किरण। याद आ रही थी उस त्रयोदशी की रात की वो बेल, मोगरा के फूलों की माला और वो अनादिकाल की शपथ। उस स्वर्गीय पल के कुछ ही महीनों के भीतर ऐसा कठोर यथार्थ हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये हमारी किशोर कल्पना से भी परे था। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।